नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का दिशा ई-राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार हम बात कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स की। और आज की करंट अफेयर्स में होगा बहुत बहुत स्पेशल। शुरू करने से पहले आपसे फिर एक निवेदन, एक आशा कि अब मित्रता, या हम यूं कह सकते हैं कि आप जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे अपने मित्रों को, तो फटाफट से पहले इसको शेयर कर दें और फिर क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है सिम्फोनिया, ध्यान दीजिएगा, सिम्फोनिया वेल्थ एंड द राइट पार्टनर्स का अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ है। बात है सिम्फोनिया वेल्थ एंड द राइट पार्टनर्स। सबसे पहले तो इसी जगह है अपने को समस्याएं आती है कि भाई है क्या, कहां हुआ, ये बात की बात है, लेकिन है क्या। सिम्फोनिया वेल्थ एंड द राइट पार्टनर्स क्या है मित्रों? तो ध्यान दीजिएगा, ये म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर जानकारी देने के मकसद से एक अधिवेशन आयोजित किया गया है। सिम्फोनिया वेल्थ एंड द राइट पार्टनर्स, है ना। यह अधिवेशन जयपुर में आयोजित हो रहा है। अधिवेशन कहां आयोजित हो रहा है? जयपुर में आयोजित हो रहा है और इसमें निवेशक हिस्सा लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है, सिम्फोनिया वेल्थ एंड द राइट पार्टनर्स जो है ये किससे संबंधित अधिवेशन है? म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर यह अधिवेशन है। किससे संबंधित है मित्रों? ये म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर के, कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे किया जाए, इसकी जानकारी को लेकर यह अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया गया। तो यह अधिवेशन कहां होगा? सिम्फोनिया वेल्थ एंड द राइट पार्टनर्स का यह होगा जयपुर में। कहां आयोजित होगा मित्रों? जयपुर में आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। दूसरा प्रश्न और भी जबरदस्त है कि महात्मा गांधी, कौन से गांधी? महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रथम वाइस चांसलर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में मित्रों, ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में खास बात याद रखना मित्रों, हाल ही में महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर की बात है कि महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रथम वाइस चांसलर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना मित्रों, डॉक्टर कुसुमलता भंडारी का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर कुसुमलता भंडारी अभी हाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। डॉक्टर कुसुमलता भंडारी जो है, इन्हें महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रथम वाइस चांसलर पद पर नियुक्त किया गया है। प्रथम वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया है इन्हें। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट से। डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी, डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी सम्मान किसे दिया जाएगा? और भी गजब का प्रश्न है। डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी सम्मान किसे दिया जाएगा? वैसे मैं आपको एल.पी. टेस्सीटोरी सम्मान के बारे में बताऊं पहले, फिर हम बात करेंगे भाई किसे दिया जाएगा। तो ध्यान रखना मित्रों कि जो एल.पी. टेस्सीटोरी है, तो यूं कहें कि ये जो पुरस्कार है ये राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर के तत्वाधान में दिया जाता है। और इटली मूल के जो राजस्थानी भाषा के शोधार्थी थे डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी, उनकी अभी 133वीं जयंती मनाई जा रही है। टेस्सीटोरी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है भाई? 133वीं जयंती, डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी की 133वीं जयंती। ध्यान रखना, इस अवसर पर विशेष रूप से अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में, ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है कि साहब डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी की 133वीं जयंती पर कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लगातार इस मांग को बार बार उठाया जाता है। खास करके भाई राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में ही डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी सम्मान दिया जाता है। और इस बार वैसे अगर आपको बात की जाए कि साहब ये जो पुरस्कार है, ये जैसे राजस्थानी भाषा के जो 4 तत्व होते हैं, जैसे शब्दकोश है, व्याकरण है, लिपि है, या उसका साहित्य है ना, उनके क्षेत्र में जो जितना ज्यादा काम करता है, चाहे शब्दकोश के रूप में काम करे, चाहे व्याकरण के रूप में काम करे, चाहे लिपि के रूप में काम करे, चाहे राजस्थानी साहित्य के रूप में काम करे, जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करता है उसके आधार पर दिया जाता है। और ये दिया गया श्री कृष्ण जुगनू को। तो डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी जो राजस्थानी भाषा के लिए काम किया था इन्होंने, तो राजस्थानी भाषा के लिए काम करने वाले
वो व्यक्ति जो चाहे उसके शब्दकोश के लिए काम करे, चाहे उसके लिपि के लिए काम करे, चाहे राजस्थानी साहित्य के लिए काम करे, चाहे राजस्थानी व्याकरण के लिए काम करे, उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। और अभी 133वीं जयंती एलपी टेसीटोरी की मनाई गई, उसी अवसर पर श्री कृष्ण जुगनू को यह पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी सम्मान किसे दिया जा रहा है? श्री कृष्ण जुगनू को, याद रखना मित्रों। अगला प्रश्न है कि भारत के किस मंदिर में 1 जनवरी 2024 से ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है? 1 जनवरी 2024 से भारत के कौन से मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है? तो मित्रों याद रखना, जगन्नाथपुरी का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर में 1 जनवरी 2024 से ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन ये मानता है कि भाई मंदिर वाली जो जगह है वो कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है, अब आस पास घूम सकते हैं, लेकिन जब भी भगवान के मंदिर में आते हैं श्रद्धा के साथ आए, अच्छे से आए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आए। वहां पर आप केवल पर्यटन के लिए नहीं आए, जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आप सिंपल वे में अच्छे कपड़े पहनकर एक ड्रेस कोड में आए, एक सुनिश्चित ड्रेस कोड में आप जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो ओडिशा में विशेष रूप से जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथपुरी में ड्रेस कोड को लागू किया जा चुका है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मैं फटाफट से प्रश्न बता रहा हूं जिससे आपको समय जो है वो ज्यादा नहीं देना पड़े, केवल करंट जीके के लिए। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव किस तिथि को कराए जाने की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है? अभी हाल ही में, यानी कल के दिन ही मित्रों, कल शाम को ही खबर आई थी। कल 11 तारीख को बालिका अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया। एक प्रश्न मैं आपको फ्री में बता रहा हूं, यहां पर जो यहां ऐड नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? कल मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कल 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। आपको भी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं मित्रों। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है। इसी दिन शाम को घोषणा हुई कि भाई 23 नवंबर को, पहले चुनाव 23 नवंबर को होने थे राजस्थान में, कि 23 नवंबर को चुनाव होने थे, लेकिन इस दिन देव उठनी एकादशी थी, बहुत सारे विवाह थे, अबूझ मुहूर्त है ना, बहुत ज्यादा शादियां होने के कारण लोग उसमें बिजी रहेंगे, वोट नहीं दे पाएंगे। और निर्वाचन आयोग ये मानता है कि मतदान 100% होना चाहिए। इसी 100% मतदान को बनाए रखने के लिए मित्रों 25 नवंबर तारीख कर दी है। अब आपको शादी में बढ़िया जिम लेना है, दबा के जिम है, 4 बार नाश्ता और 8 बार रोटियां खानी है, और ढंग से जिम जुआ करके भाई साहब 2 दिन बाद यानी 25 नवंबर को आपको बढ़िया वोटिंग करनी है। बढ़िया वोटिंग करनी है यानी वोट जरूर देना है। किसको देते हो, किसको नहीं देते हो, ये आपकी मंशा है। यानी जो आपको अच्छा लगे, जो व्यक्ति अच्छा काम करता हो, जो व्यक्ति बहुत अच्छा हो, यानी चेहरे से अच्छा नहीं होता है आदमी, काम करने वाला भी होना चाहिए। तो बहुत अच्छा जो काम करे भाई साहब, उसको आप वोट दें, और ये 25 नवंबर को आप वोट दें। आपका मतदान आपका अधिकार है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं फटाफट से। बहुत ही गजब के प्रश्नों की श्रृंखला है। हाल ही में, ये हाल नहीं है भाई मित्रों, ये हाल ही में आईएमएफ के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आईएमएफ क्या है मित्रों? आईएमएफ ने घोषणा की कि भारत की विकास दर कितनी रहेगी। भारत की विकास दर, आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है मित्रों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ है क्या, ये ध्यान रखना मित्रों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है आईएमएफ। और आईएमएफ ने घोषणा कर दी भाई साहब कि भारत की जो विकास दर है 2023-24 का जो ग्रोथ का अनुमान है उसके अकॉर्डिंग 6.1 से बढ़ चुकी है, और बढ़कर कितनी हो गई है? 6.3% रहेगी। पहले 6.1% थी भारत की विकास दर, ध्यान रखना। भारत की विकास दर पहले 6.1 निर्धारित की थी, और भाई साहब अब आईएमएफ ने बढ़ाकर के 6.3% कर दी। यानी भारत की जो विकास दर है अब कितनी रहेगी मित्रों? 6.3% रहेगी। जबकि अगर मैं बात करूं दुनिया की ग्रोथ की, तो दुनिया की ग्रोथ घटी है, भारत की बढ़ी है। दुनिया की ग्रोथ घट गई और भारत की बढ़ गई। दुनिया की ग्रोथ 3% अनुमान था, 3% अनुमान था, जो कि घटकर 2.9% ही रह गई है। यानी दुनिया की ग्रोथ जहां 3 से घटकर 2.9 रह गई है, वहीं भारत की विकास दर 6.1 से बढ़कर मित्रों 6.1 से बढ़कर के 6.1 से बढ़कर 6.3% हो गई है। यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भाई साहब अभी हाल ही में
घोषणा की है, अभी हाल ही में घोषणा की है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा है। नंबरलेस क्रेडिट कार्ड आ चुका है, ध्यान रखना। जो एक्सिस बैंक है, कौन सा बैंक है, एक्सिस बैंक है, उसने भारत में यानी भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड, भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की प्लानिंग कर ली है मित्रों। ध्यान रखना, जो कंपनी थी फीबे यानी FIBE, जो फीबे थी उसके साथ पार्टनरशिप में, ये यानी फीबे के साथ में जो एक्सिस बैंक है मित्रों, ये फीबे के साथ में पार्टनरशिप करके जो पहले अर्ली सैलरी के नाम से जानते थे हम फीबे को, यानी अर्ली सैलरी बोलो चाहे फीबे बोलो, फीबे के साथ पार्टनरशिप में पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है कौन, एक्सिस बैंक। यानी अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें, इससे ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी साहब, है ना। इस कार्ड पर कोई नंबर प्रिंट नहीं होगा मित्रों, इस कार्ड पर कोई नंबर प्रिंट नहीं होगा। तो नंबरलेस क्रेडिट कार्ड कौन लॉन्च करने जा रही है, अपनी एक्सिस बैंक, ठीक है। और अगला प्रश्न है गजब का, जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, फिलिस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अभी फिलिस्तीन और इजराइल में जबरदस्त युद्ध हो रहा है मित्रों, फिलिस्तीन और इजराइल में जबरदस्त युद्ध हो रहा है और युद्ध का कारण आप सभी जानते हैं, क्यों, क्योंकि गाजा पट्टी में एक आतंकवादी संगठन है हमास। ध्यान रखना मित्रों, वैसे तो फिलिस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, महमूद अब्बास। कौन है मित्रों, महमूद अब्बास। लेकिन खास बात है, दंगा चल रहा है, विवाद चल रहा है, युद्ध बना हुआ है, जबरदस्त तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है, इजराइल वर्सेज फिलिस्तीन कह सकते हैं इसको, फिलिस्तीन। यानी फिलिस्तीन के अधिकार में गाजा पट्टी आती है, ये इजराइल का नक्शा है मित्रों। ये क्या है, ये लो मान लो इसको, है ना आप, ये इजराइल का क्या है मित्रों, नक्शा है। और अगर हम बात करें इजराइल के नक्शे में, तो यहां पर आती है ये अपना मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है ना। और इसके पास में यहां पर है गाजा पट्टी, कौन सी पट्टी है मित्रों, गाजा पट्टी। और ये कुछ क्षेत्रों में ये फिलिस्तीन है, ये क्या है भाई, ये फिलिस्तीन है मित्रों, ये फिलिस्तीन है, इसी के अधिकार में गाजा पट्टी आती है। गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी एक संगठन है, हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन है जो आतंक, विश्व में आतंक फैलाने का काम करता है। हमास का अधिकार है गाजा पट्टी में, लगभग 20 से 22 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं गाजा पट्टी में। यहां से भाई साहब इजराइल पर दबादब हजारों की संख्या में अचानक ही बम वर्षा कर दी, बम क्यों, रॉकेट दागना शुरू कर दिया हमास संगठन ने। इजराइल को आ गया गुस्सा, और इजराइल को जब गुस्सा आया मित्रों, इजराइल ने तुरंत प्रभाव से अटैक की, यानी युद्ध की घोषणा कर दी और प्रतिवार किया। अब गाजा पट्टी लगभग खाली होने की कगार पर है। हमास के कई आतंकी मारे जा चुके हैं और इजराइल ने घोषणा करती है कि जो हमसे भिड़ेगा वो कभी नहीं बचेगा, यानी गाजा पट्टी में हमास अब शायद नहीं बचेगा ऐसा, क्योंकि पहले भी 38 साल तक कब्जे में रहा है गाजा पट्टी किसके, इजराइल के। पहले इजराइल इतना था भाई, है ना, फिर बढ़ते इजराइल आज इतना हो गया। और अब लगता है कि इजराइल, यहां भी इजराइल और यहां भी इजराइल आ सकता है, क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया है कि जब तक मैं शांत हूं तब तक शांत हूं। खास करके ध्यान रखना, इजराइल और फिलिस्तीन के जो मध्य लड़ाई है वो आतंकी संगठन हमास को लेकर है, आतंकी संगठन है हमास को लेकर है मित्रों। मैं आपको फिर बता दूं, हजारों लोग इसमें मारे जा चुके हैं, है ना। वैसे इजराइल 1948 से एक नया देश है, इजराइल जो है, मैं आपको थोड़ी स्टोरी सुना देता हूं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हमें, कि 1948 से इजराइल क्या है, एक अलग देश के रूप में काम कर रहा है और तभी से ही यहां पर एक क्षेत्रीय विवाद बना हुआ है ना। कई बार कई तरह के सॉल्यूशन लाए गए लेकिन मामला बैठा नहीं मित्रों। इजराइल और फिलिस्तीन फिर से आमने सामने हो चुके हैं। शनिवार को जब फिलिस्तीन का जो आतंकी संगठन है हमास, उसने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, शनिवार को दागे थे, तब इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति है महमूद अब्बास। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भाई साहब घोषणा कर दी थी कि दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसी घोषणा कर दी थी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। और भाई साहब जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है, और कई बार, एक बार तो 8 देशों को एक साथ इजराइल ने हराया है ना, 8 देशों को एक साथ हराया है। दुनिया भी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है इस युद्ध को लेकर। इस्लामिक राष्ट्र हमास के साथ खड़े हैं,
और वहीं भारत और अमेरिका जैसे जो देश हैं, या चाहे इटली कहो, चाहे फ्रांस कहो, चाहे ब्रिटेन कहो, जो भी बड़े देश हैं वो इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। जो आतंक से पीड़ित देश हैं वो एक साथ आ चुके हैं। और इस्लामिक कंट्रीज, कुछ इस्लामिक कंट्रीज इजराइल की तरफ ही नहीं है, वो किसी भी तरफ नहीं है, लेकिन कुछ इस्लामिक कंट्रीज जो है वो भाई साहब इजराइल की हमास की तरफ आ चुके हैं। किस तरफ आ चुके हैं? हमास की तरफ आ चुके हैं। अगर हम बात करें कुछ और खास इसके बारे में कि भाई तो इजराइल का ये जो मामला है, यानी 14 मई 1948 की बात है मित्रों। इजराइल देश बना था 14 मई 1948 को। कब बना था? 14 मई 1948 तक। तब से ये संघर्ष चल रहा है, लेकिन इसका टर्निंग पॉइंट 1967 में आया। टर्निंग पॉइंट कब आया? 1967 में आया। 48 में देश बना इजराइल और टर्निंग पॉइंट 1967 में आया, यानी 1967 में 6 दिन युद्ध चला। और भाई साहब इजराइल ने मिस्र और सीरिया की वायुसेना पर हमला कर दिया था, है ना। और इजराइल ने विशेषकर सिनाई प्रायद्वीप हो, चाहे गाजा पट्टी हो, चाहे वेस्ट बैंक हो, चाहे यरूशलेम हो, चाहे गोलान हो, इन सभी पर कब्जा कर लिया। यानी अगर हम देखें यहां से लेकर, यानी गाजा पट्टी से लेकर के वेस्ट बैंक का इलाका आ जाता है ना, यहां पर वेस्ट बैंक से लेकर के लगभग पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। गाजा पट्टी पर पहले मिस्र और वेस्ट बैंक पर पहले जॉर्डन का नियंत्रण था, लेकिन बाद में किसका नियंत्रण हो गया भाई मित्रों? इजराइल का नियंत्रण हो गया। यह आपको ध्यान में रखना होगा। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को साफ कह दिया कि भाई कब्जे वाले इलाके तुरंत छोड़ दे। और खास करके बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इजराइल ने कुछ इलाके खाली कर भी दिए थे, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अल-अक्सा मस्जिद को लेकर ऐसा विवाद बताया जाता है, टेम्पल जो है उसको लेकर विवाद बताया जा रहा है, तो लगातार विवाद छिड़ रहा है। लेकिन इसका निर्णय क्या होगा, जल्द ही आपके सामने इजराइल और हमास को लेकर के एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हम आपके लिए लेकर आए। डॉक्यूमेंट्री का मतलब मैं आपको सीधा सीधा उनके बारे में जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूं। आप बने रहिएगा लगातार। हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगले प्रश्न को हम बढ़ जाते हैं। ज्यादा इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल में, अगली वीडियो सीरीज में आपको जरूर बताऊंगा मैं। फिलिस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? महमूद अब्बास, क्योंकि समय की पाबंदी रहती है मित्रों। हाल ही में विश्व कप के इतिहास में, अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेस किस टीम द्वारा किया गया है? सबसे बड़ा रन चेस किस टीम द्वारा किया गया है? भाई साहब ये रन चेस जो है कोई स्पेशल टीम ने नहीं बनाया है, बल्कि हमारे सामने कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट में अच्छी है भाई, लेकिन वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है मित्रों, ये हमें मानना पड़ेगा। और वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा टारगेट जो है वो चेस किया है किसने? पाकिस्तान ने। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ खेला और 345 रनों का टारगेट चेस करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली। कितना बड़ा था? 345 रनों का टारगेट चेस किया और 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली। और ये मित्रों ये सब काम मात्र और मात्र 48.1 ओवर में हुआ। कितने ओवर में हुआ? मात्र और मात्र, है ना, अब्दुल्ला शफीक के शतकों से ऐसा काम किया गया। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान में रख लेना है मित्रों, ठीक है। ये काम पाकिस्तान का है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं फटाफट से, और इसी के साथ प्रश्न समाप्त हो गए। चलिए आज की करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है मित्रों। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया कर लें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी है मित्रों। इसी तरह हम लगातार आपके लिए लगातार करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल दिशा ई-राइज पर। एप्लीकेशन पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।